एचईसी पाकिस्तान और यूके की एक तंजीम के तावन से यूके की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप जो है वो आ चुकी है और उसके अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट एक कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस जो स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, कब तक इसकी डेडलाइन है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2026-27 इन यूके फॉर मास्टर डिग्री एंड PhD। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है इसके अंदर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको कितने होंगे, किस किस्म के होंगे, इससे बात कर लेते हैं कि किस किस्म के आपको इसके अंदर फ़ायदे होंगे। देखिए, ये ऐसा स्कॉलरशिप है जिसके अंदर ना कोई ट्यूशन फीस है, ना ही आपने कोई लिविंग एक्सपेंसेस या इस तरह की एक्सपेंसेस करने हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके इस स्कॉलरशिप के अंदर कवर होंगी। इसके अंदर आपको रिटर्न टिकट भी मिलेगी, इसके अलावा स्टिपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके जो है PhD के लिए जा रहे हैं तो थीसिस के लिए जो पैसे मिलते हैं वो भी आपको मिलेंगे। आपको शिफ्टिंग वगैरह या कहीं आपने शिफ्ट होना है उसके भी पैसे मिलेंगे। आपके बच्चे हैं उसके ऊपर भी आपको पैसे मिलेंगे। और अगर कोई डिसेबल्ड है तो दैन भी आपको उसको बेनिफिट होगा। तो मतलब आपने कुछ खर्च नहीं करना। ईच एंड एवरी आपका एक्सपेंस जो होगा वो आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू दिया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो ये तो इसका एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स की डिटेल है जो कि आपको इस स्कॉलरशिप में मिलेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने इसका नाम ही कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, तो बेसिकली जो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज़ होंगे जिनके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्रीज़ हैं, कंप्लीट मलेशिया है, मलावी है, मालदीव्स है और इसके अलावा श्रीलंका है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, टंगो है। ये कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ और जो है एशियन कंट्री जिनके जो कि किसी दौर में बरतानिया की हुकूमत के अंडर थे, मतलब बरतानिया से वो आज़ाद हुए हैं। जैसा कि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद बांग्लादेश भी बन गया। तो ये सारे कंट्रीज़ जो किसी दौर में बरतानिया के ज़ेरे साया थे, बरतानिया की हुकूमत के अंदर थे और बाद में वो आज़ाद हो गए, वो सारे कॉमनवेल्थ जो है कंट्रीज़ होते हैं। और ऐसे तो इनके शहरी, इनके रेजिडेंट जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक चीज़ है कि ये आपको कॉमनवेल्थ का अगर आप सिटीज़न हैं तो देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जी आपकी जो प्रीवियस डिग्री हैं वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए जिसके जो मिनिमम क्राइटेरिया को मीट करती हूँ। और आप क्योंकि एकेडमिक सेशन जो 2026 में स्टार्ट होगा उसके लिए उससे आप एलिजिबल होंगे अगर आपकी प्रीवियस प्रायर एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन उससे पहले पहले कंप्लीट होगी। इसके अलावा आपके मार्क्स जो हैं वो कम से कम 60% आपकी जो डिग्री है उसके में होने चाहिए। 60% मार्क्स के साथ जो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कंपलसरी नहीं है। इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आपको किसी किस्म का आइल्स जो है वो नहीं चाहिए होता। तो ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो देन आप ये स्कॉलरशिप जो है ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जी आपने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपने सबसे पहले देना है कि प्रूफ देना है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीज़न हैं। उसके लिए आप अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिनको कहते हैं, जिसके अंदर पासपोर्ट है, ID कार्ड है। एक तो ये आपने वैलिड पासपोर्ट देना है। इसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और फुल ट्रांसक्रिप्ट डिटेलिंग ऑल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग टू डेट ट्रांसक्रिप्ट फॉर एनी कोर्स करंटली बीइंग स्टडीड। जो आपने अब तक पढ़ चुके हैं उनके आपने वो उनके फुल ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो आपने एक तो देने हैं। इसके बाद आपको 2 रेफरेंस लेटर भी चाहिए जो कि आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, किसी प्रोफेसर से या इदारे से बनवा सकते हैं उनके लेटर हेड के ऊपर। तो ये आपको चाहिए। ये आपके 2 से 3 ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आपके एजुकेशनल आ गए, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं और 2 रेफरेंस लेटर हैं। तो देन आपका ये स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा आपका। अब आते हैं जी कि आपने अगर इस स्कॉलरशिप को लेना है तो कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 2 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो कॉमनवेल्थ का अपना पोर्टल है, उसके अंदर आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सबसे पहले आपने उस पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा के उसको अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ कॉमनवेल्थ आपकी सिलेक्शन नहीं करेगा। आपकी सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में HEC के थ्रू होगी। यानी दूसरी आपको एप्लीकेशन HEC के पोर्टल पर जाकर इस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। HEC क्या करेगा, एक हैट टेस्ट है उसको कंडक्ट करेगा, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे या उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो देन HEC जो है वो एक
फाइनल सिलेक्शन करके एक जो है टॉप के मेरिट के लोगों को, जितने लोगों को उन्होंने देना है, तो उसकी लिस्ट बना के वो कॉमनवेल्थ को भेजेगा। और देन कॉमनवेल्थ जो है जिसकी ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है जिसके पोर्टल पर, तो वो क्या करेगा कि वो वहाँ से आपको उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों की सिलेक्शन कर देगा या उनको अवार्ड कर देगा ये स्कॉलरशिप, जिनकी नॉमिनेशन जो है वो HEC ने भेजी हुई है थ्रू मेरिट। तो ये इस तरह से इसकी सिलेक्शन होगी, इस तरह से आपको ये वाला स्कॉलरशिप मिलेगा। अब आते हैं कि अगर किसी का CGPA लो है, मतलब उसकी प्रीवियस जो डिग्री है उसके अंदर उसका इतना अच्छा CGPA नहीं है और उसके पास IELTS भी नहीं है, तो वो क्या करे? देखिए, अगर आपके पास IELTS नहीं है तो IELTS यहाँ पर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास है तो उसकी एडिशनल बेनिफिट आपको इंटरव्यू में हो सकता है, अदरवाइज आपको उसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि जी आपने लाजमी IELTS किया होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो ज़रा डिफरेंट है कि आपका यहाँ पर एक हैट है, टेस्ट जो होना है उसके आपके मार्क्स होंगे जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एक बंदा जिसके लो CGPA है, लेकिन अगर वो हैट में अच्छा परफॉर्म करता है तो देन क्या है, उसको उसकी वेटेज ज़्यादा मिलेगी, हैट के नंबर ज़्यादा कंसिडर होंगे। उसके बाद आ जाता है उसका जो है CGPA काउंट होगा और थर्ड नंबर पे उसका इंटरव्यू जो कि HEC लेगा। तो 3 चीज़ों के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी, मतलब आपके हैट के रिजल्ट, सेकंड नंबर पे आपका CGPA और थर्ड नंबर पे आपका इंटरव्यू। तो इसलिए अगर आपका लो CGPA है और आप हैट में अच्छे नंबर ले लेते हैं और इंटरव्यू भी अच्छा कंडक्ट करते हैं, तो देन भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आप इसका मतलब फुल एलिजिबल हैं कि आप अगर इन दोनों में अच्छा परफॉर्म कर लें, तो आप भी मेरिट लिस्ट के अंदर आ सकते हैं और ये स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। अब आते हैं जी कि आपको लगता है कि जी मैं हैट का टेस्ट मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, वो नो डाउट मुश्किल टेस्ट है जो कि आपने पास करना है, और मैं जो है अगर ये वाला स्कॉलरशिप नहीं ले सकता तो देन मैं क्या करूँगा? देखिए, आपने फिर जो है अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बजट का मसला हो सकता है, क्योंकि यूके में नो डाउट बहुत ज़्यादा बजट आपको रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर फीसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1900 पाउंड्स पर मंथ आपको लिविंग प्लस आपकी फीसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि एक मुश्किल टास्क है। वहाँ से आप अर्निंग करके इतने पैसे मैनेज नहीं कर सकते, आपको कहीं न कहीं पाकिस्तान से मंगवाने पड़ जाते हैं। तो देन आपको देखना है कि जी मेरे पास और कौन से लो बजट ऑप्शन हैं जो कि मैं देख सकता हूँ, जहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। उसके अंदर यूरोप के अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं, जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर इटली है जो कि 5 से 6 लाख के एक्सपेंस में 3000 मैक्सिमम 300 से लेके 3000 फीस है। आइल्स वहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं, वो ऑप्शन है। इसके बाद ऑस्ट्रिया ऑप्शन है, अगर आपने 4 ईयर बैचलर डिग्री की हुई है तो देन ऑस्ट्रिया भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर भी बजट इतना ही रिक्वायर्ड है, 5-6 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट आपने देनी होती है। और एक वो ऑप्शन है, इसके बाद फ्रांस का ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हैं, चेक रिपब्लिक का ऑप्शन है जो कि आप ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है जो कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में या यूके को छोड़ते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। अगर आप इन कंट्रीज़ के बारे में मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कब से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप हमारी टीम से रब्ता करें, वो हम आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। अब आते हैं जी कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो डेडलाइंस क्या हैं? देखिए, इस वक्त जो है इसकी हैट के टेस्ट की एनरोलमेंट ओपन है। आप 20 सितंबर तक हैट के टेस्ट के लिए एनरोल हो सकते हैं और जो HEC की पोर्टल पर आप जो है इसका टेस्ट होगा, मतलब आप HEC के पोर्टल पर 20 सितंबर तक रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद 12 अक्टूबर को HEC जो है वो हैट का टेस्ट लेगा और जो है इसी मीनवाइल 14 अक्टूबर तक कॉमनवेल्थ के अंदर भी आप अप्लाई कर देंगे और 13 से 14 अक्टूबर के अंदर अंदर आपका हैट का रिजल्ट भी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन क्या पॉसिबल है या नहीं है, उसमें अंदर आपको आइडिया हो जाएगा। 20 सितंबर तक आप HEC के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएं और 14 अक्टूबर तक आप कॉमनवेल्थ के ऊपर भी रजिस्टर्ड हो जाएं, तो देन आप इस स्कॉलरशिप को रिसीव कर लेंगे। अगर आप मेरिट पे आ जाएंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप ओपन है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर बेनिफिट्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। इसके अलावा मैंने अगर ये भी बता दिया कि अगर आप ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकते तो भी देन भी आप परेशान नहीं होना, आप थोड़े से बजट के साथ भी यूरोप के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको डिटेल लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।